जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लोगों को उनके शरीर के रंग से नहीं बल्कि उनके दिल और चरित्र की कसौटी पर परखा जाएगा, और यही मेरा सपना है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. दोस्तों, ये लाइनें आज ही के दिन 1963 में दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण की हैं, जो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक है। और इसमें सुनाई देने वाले शब्द कोई लिखी गई स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मार्टिन लूथर किंग के दिल से निकली आवाज थी, जिसने अमेरिका के माहौल को बदलने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह हमारे देश में गांधी जी ने जातिवाद और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी, उसी तरह मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में भेदभाव और काले गोरे के अंतर को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। जिस अमेरिका को आज हम देख रहे हैं, वो कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर शरीर के रंग के आधार पर लोगों को अधिकार दिए जाते थे, यानी गोरे लोगों को पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर तरह की सुविधाएं मिलती थी, जबकि अफ्रीकी अमेरिकन लंबे अरसे से अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही यहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. 1863 से चले आ रहे इस आंदोलन की समाप्ति हुई मार्टिन लूथर किंग के समय में। मार्टिन खुद भी ब्लैक अमेरिकन थे और बचपन में कई बार इन्होंने काले लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को महसूस किया था। मार्टिन ने इस अंतर को समाप्त करने के लिए चले आ रहे प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया। उनके परिवार का ताल्लुक राजनीति से था, इसीलिए मार्टिन भी इसका हिस्सा बन गए। लेकिन उनके लक्ष्य हमेशा ही अलग थे। उन्होंने नीग्रोज के सिविल राइट्स के लिए चली आ रही लड़ाई में भाग लिया और रास्ता अपनाया अहिंसा का। हर जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों को सामने रखने की कोशिश की जाने लगी। इस दौरान मार्टिन को जेल में बंद करने के अलावा उनके घर को जला भी दिया गया था, लेकिन उनके हौसले डिगने वाले नहीं थे, इसीलिए कोशिशें जारी रहीं। 28 अगस्त 1963 के दिन सिविल राइट्स सपोर्टर्स द्वारा अब्राहम लिंकन की याद में एक मोर्चा निकाला गया, जिसे मार्च ऑन वॉशिंगटन के नाम से भी जानते हैं। इसमें करीब 2,50,000 सिविल राइट्स सपोर्टर्स ने भाग लिया था। मार्च की अगुवाई कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी भावनाएं उनके सामने रखी। उस वक्त मार्टिन के शब्दों का जादू ऐसा चला कि इसे आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से गिना जाता है। फिर धीरे धीरे 1968 में इस आंदोलन को समाप्त किया गया। अफ्रीकी अमेरिकन्स को उनके अधिकार दिए जाने लगे और उन्हें भी गोरे लोगों जैसा सम्मान मिलना शुरू हुआ। मार्टिन की लाइफ को पढ़कर एक बात तो साफ है कि जिस तरह अंधेरा अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह नफरत नफरत को खत्म नहीं कर सकती, उसके लिए प्यार की जरूरत होती है। मार्टिन ने भी अपनी लड़ाई के लिए इसी प्यार के रास्ते को अपनाया, जिसके लिए 1964 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों में से मार्टिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। पुरस्कार के रूप में मिली पूरी राशि को इन्होंने अपने मूवमेंट में लगा दिया और ऐसे व्यक्तित्व को हम हमेशा सलाम करते हैं।
आज कार्टून्स और एनिमेटेड कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में बहुत करीब से जुड़ चुके हैं, खास तौर पर बच्चों से। पर जितना मजा इन्हें टीवी पर देखकर आता है, उतना ही कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़कर भी आता है। और अब जिस पर्सनैलिटी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उन्हें कॉमिक दुनिया का किंग कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट इनोवेटिव एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर्स ऑफ कॉमिक बुक मीडियम, जैक कर्बी की। बचपन में इनका नाम हुआ करता था जेकब कर्ट्जबर्ग। जैक का जन्म 28 अगस्त 1917 को आयरलैंड की सफोक स्ट्रीट के एक छोटे से घर में हुआ था। होश संभालते ही उन्होंने परिवार की मदद के लिए गलियों में अखबार बेचना शुरू कर दिया और इन्हीं सब के बीच वो एक गली के गैंग में शामिल हो गए। गैंग के लड़कों के साथ मारपीट करना, ये सब इनके रोजमर्रा के काम होते थे। बच्चे के तौर पर इन्होंने कई बार मारपीट में एक दूसरे को चाकू से काटने का काम भी किया। लेकिन फिर 80 के दशक के करीब जैक ने अपनी इस लाइफ को पेंसिल के जरिए कार्टून कैरेक्टर के रूप में ढालना शुरू कर दिया और बस फिर उनकी यही आदत जैक को इस गैंग से बाहर ले आई। लेकिन फिर बाद में जैक ने अपनी इस लाइफ को पेंसिल के जरिए कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में ढालना शुरू कर दिया और बस फिर उनकी यही आदत जैक को इस गैंग से बाहर ले आई। हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने फ्लेशर ब्रदर्स स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। इस स्टूडियो में बेटी बूप और पोपाय कार्टून बनाए जाते थे। लेकिन जैक को ये स्टाइल रास नहीं आई और उन्होंने कुछ ही समय में ये स्टूडियो छोड़ दिया। 1940 में जैक चुने गए फॉक्स कॉमिक्स के स्टाफ के तौर पर। फॉक्स ने जैक के साथ साथ एक यंग एडिटर जो साइमन को भी हायर किया था। साइमन ने बहुत जल्द नोवेल्टी प्रेस के लिए साइंस फिक्शन स्ट्रिप ब्लू बोल्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि जैक ने एक दूसरे पब्लिशर के लिए द सोलर लीजन के नाम से एक और स्ट्रिप की शुरुआत की। जैक के काम को देखकर साइमन ने उन्हें ब्लू बोल्ट में मदद करने के लिए अपने साथ रख लिया और यहीं से एक ऐसी टीम बनी जिसने कॉमिक वर्ल्ड में धूम मचानी शुरू कर दी। साइमन लंबी और दुबली पतली कद काठी वाले थे, जबकि जैक छोटी और मोटी। इन दोनों की ये जोड़ी देखने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन इन्होंने साथ मिलकर कॉमिक वर्ल्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उन्होंने साथ में सिर्फ कॉमिक्स प्रोड्यूस ही नहीं की, बल्कि उन्हें बनाया और निखारा भी। हॉरर, रोमांस और क्राइम जैसी कई शैलियों की शुरुआत करके इन्होंने कॉमिक स्ट्रिप्स की लोकप्रियता को बढ़ाना शुरू किया। इनकी कॉमिक को पढ़कर कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मानो हम एडवेंचर वॉर की दुनिया में घूम रहे हैं। 1941 में जैक और साइमन की जोड़ी ने एक सुपरहिट स्ट्रिप कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स रिलीज की। देशभक्ति पर आधारित ये कोई पहली कॉमिक नहीं थी, लेकिन कैप्टन लंबे समय तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति एक प्रहार था। इस स्ट्रिप पर पब्लिशर ने इन दोनों लोगों की निंदा की, जिसने जैक और साइमन को दल बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इस जोड़ी ने कदम रखे सुपरमैन और बैटमैन की धरती पर, यानी नेशनल कॉमिक्स या डीसी कॉमिक्स के साथ। यहाँ आते ही इन्होंने सुपर हीरो के रूप को बदलना शुरू किया और सामने लाए किड गैंग व सैंडमैन जैसे कई सुपर हीरोज को। जब उनका एक फॉर्मूला काम करना बंद कर देता, तो वो तुरंत दूसरा तैयार कर देते थे। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 1954 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी मेन लाइन शुरू की। इस कंपनी के साथ दोनों ने द वेस्टर्न बुल्सआई, वॉर कॉमिक फॉक्स होल, रोमांस बुक इन लव और क्राइम बुक पुलिस ट्रैप नाम से 4 बुक्स पब्लिश की। ये सभी क्राइम, रोमांस और हॉरर पर बेस्ड थी। पर ये वक्त इस शुरुआत के लिहाज से कुछ ठीक नहीं था और उनके इन प्रयासों को बाल अपराध बढ़ाने से जोड़ा जाने लगा, जिसके चलते अमेरिका में चारों तरफ लोग इन कॉमिक बुक्स को जलाने और बर्बाद करने लगे। कॉमिक बुक पब्लिशर्स ने अपने आप को बचाने के लिए कॉमिक्स कोड सेंसरशिप बोर्ड की स्थापना की, जिसने न सिर्फ क्राइम और हॉरर स्ट्रिप को बंद किया, बल्कि एडवेंचर्स पर भी रोक लगा दी। अब जैक और साइमन ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी, लेकिन साथ में हमेशा काम करते रहे। जैक कर्बी ने टाइमली कॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया।
अब ली और जैक ने साइंस फिक्शन वाली किताबों पर काम करना शुरू किया। जैक फिक्शन के कैरेक्टर ड्रॉ करते थे तो ली उनके डायलॉग्स तैयार करते थे। धीरे धीरे दोनों की ये स्टाइल इंडस्ट्री की ट्रेडमार्क बनने लगी। Well, the characters represent a sort of a transcendent feeling that we all have inside us, that we could do better, we want to do better, we haven't time to do better, that we can be the people that we lionize. काम के बढ़ते प्रेशर को मैनेज करने के लिए ली ने मार्वेल मेथड तैयार किया। इसके जरिए वो जैक की तरह घर पर ही डायलॉग्स और कैप्शंस को बनाने लगे। इन्होंने राक्षसों, सुपर हीरो और रोमांस सभी शैलियों को एक साथ मिलाकर एक नई शैली तैयार की। ली और कर्बी की मशीन से एक के बाद एक सुपर हीरो निकल रहे थे। आयरन मैन, एंट मैन, द एक्स मैन, सिल्वर सर्फर, द इनह्यूमंस और साथ ही साथ विलेन के रूप में डॉक्टर डूम, द फियरसम 5, मैग्नीटो और लोकी भी। If you look at my characters, you'll find me. No matter what kind of character you create or assume, a little of yourself must remain there. बाद के दिनों में मार्वल के साथ काम करते हुए जैक और ली के बीच फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा और इसकी वजह थी जैक को उनका क्रेडिट ना मिल पाना। कॉमिक पूरी तरह से जैक क्रिएट करते थे, जबकि उसमें सिर्फ नरेशन ही ली का होता था, पर इसका सारा क्रेडिट ली खुद लेते थे। इसीलिए आखिरकार 1970 में जैक ने मार्वल को छोड़कर उसके राइवल डीसी कॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ आकर जैक को अपने कॉमिक फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आजादी मिली और इसी साल इन्होंने अपनी कॉमिक फोर्थ वर्ल्ड रिलीज की। ये 3 बुक की एक सीरीज थी जो पूरी तरह से जैक द्वारा प्रोड्यूस और एडिट की गई थी। ये सीरीज बहुत खूबसूरत तो नहीं, लेकिन पावरफुल रही। डीसी के साथ जैक ज्यादा दिन तक नहीं जुड़े रहे और इन्होंने फिर से मार्वल का साथ पकड़ लिया। यहाँ आकर इन्होंने अपना नया टाइटल दी इटर्नल्स रिलीज किया। इस तरह जैक कर्बी का ये कारवां दिनों दिन नए नए प्रयासों के साथ बढ़ता चला गया और फिर 6 फरवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस कॉमिक किंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन ने कहा कि किंग ऑफ कॉमिक की स्ट्रिप्स हमेशा मेरी पसंद रही है और ये उन्हीं की इमेजिनेशन थी कि मैं एलियंस जैसी फिल्म को बना पाया। जैक वाकई में एक डायरेक्टर थे जिन्होंने आज की फिल्मों में आने वाले सुपर हीरोज को बहुत पहले ही जन्म दे दिया था। दोस्तों, जैक कर्बी को उनके करियर में बहुत सी सफलताएं मिली और इसके लिए उन्हें 1967 में बेस्ट पेंसिल आर्टिस्ट के तौर पर एली अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। आज हमारी पूरी टीम इस कॉमिक किंग को दिल से श्रद्धांजलि दे रही है। हुनर वो होता है जिससे आपकी पहचान होती है और अगर इस हुनर को सही तरीके से ढाला जाए तो यही हमें इतिहास के उन पन्नों में शामिल कर देता है जिसे जितनी बार पलटा जाए उतनी बार हमारा व्यक्तित्व वर्तमान में जिंदा हो उठता है। जर्मन पोएट, नॉवेलिस्ट, नेचुरल फिलोसोफर योहान वुल्फगैंग वॉन गोथ भी इतिहास की वो शख्सियत हैं जिन्होंने जर्मन रोमांटिक पीरियड के लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने एक फेमस पोएटिक ड्रामा फाउस्ट को 23 साल की उम्र में शुरू किया था, लेकिन उसे खत्म करने में 60 साल का वक्त लग गया और ये उनकी मौत के कुछ ही समय पहले फाइनल हुआ था। Never dry, tears that eternal love sheddeth. How dreary, how dead doth the world still appear, when only half dried on the eye is the tear. Never dry, tears that unhappy love sheddeth. इस महान रोमांटिक पोएट का जन्म 28 अगस्त 1749 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। इनकी शिक्षा शुरुआत में थोड़ी इनफॉर्मल रही, लेकिन 8 साल की उम्र तक इन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और इटालियन सीख ली थी। इसके साथ ही वॉन गोथ ने कहानी कहने की कला सीखी अपनी माँ से। 16 साल की उम्र में अपने पिता की इच्छानुसार वो लॉ की पढ़ाई के लिए
लीप्सिक यूनिवर्सिटी चले गए और यहाँ से वो पहचान में आए अपनी पोएम्स और लिरिक्स की वजह से। 1768 में वॉन गोथ ने अपनी लीप्सिक सॉन्ग बुक लिखी। ये 10 कविताओं का संग्रह था जिसे बर्नहार्ड थियोडोर ब्रीटकॉफ द्वारा कंपोज किया गया था। इन्होंने अपना ये कलेक्शन उस समय पूरा किया था जब वो सीवियर लंग इन्फेक्शन से गुजर रहे थे। 1770 में इन्होंने फिर से अपनी लॉ की पढ़ाई कंटिन्यू की। डिग्री पूरी करने के बाद वो वापस फ्रैंकफर्ट लौटे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन इनका ज्यादातर झुकाव लिखने की तरफ ही रहा। 1773 में इन्होंने अपना लेख गॉड्स वॉन बर्लिखिंगन पब्लिश किया। ये 16वीं सदी की कहानी थी, लेकिन इसमें वॉन गोथ का बचपन साफ नजर आ रहा था और इसी कारण ये उनकी पहली ड्रामेटिक सक्सेस रही। 25 साल की उम्र में वॉन गोथ को बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब इनका नॉवेल द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर पब्लिश हुआ था। ये नॉवेल आधारित था इनके पहले प्यार के अनुभवों पर। 1776 में लिटरेरी मूवमेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से इन्हें वेमार की नागरिकता मिल गई और वॉन गोथ को एक अच्छे वेतन के साथ राज्य के सबसे बड़े पद पर बिठाया गया। एनाटॉमी पर स्टडीज के कारण ही 1784 में वॉन गोथ ने नाक की रचना में मुख्य हड्डी यानी ह्यूमन इंटरमैक्सिलरी बोन की खोज की। – 1786 में इन्होंने इटली की यात्रा की और ग्रीक व रोमन मूर्तिकला, निर्माण कला और वहाँ के साहित्य से प्रभावित हुए। पर दोस्तों, इन सब के बीच उनकी कलम कभी नहीं रुकी। वो अब तक अपने नॉवेल फाउस्ट का पहला वर्जन तैयार कर चुके थे और 1831 आते आते उनका ये नॉवेल लगभग खत्म हो चुका था। वो अपने लेख को अरेंज करके पब्लिश करने के लिए देने ही वाले थे कि उन्हें दोबारा से इन्फेक्शन हो गया और तेज बुखार आ गया, जिसके बाद 22 मार्च 1832 को वेमार में ही उनकी अनएक्सपेक्टेड मृत्यु हो गई। उनके जीवन को पढ़कर एक बात तो साफ है कि उनमें जानने की ललक बहुत ज्यादा थी। तभी तो साहित्य के साथ साथ वॉन गोथ ने नेचुरल साइंस में भी खास भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी मौत तक पूरे यूरोप में मिनरल्स का सबसे बड़ा कलेक्शन किया हुआ था। जियोलॉजी में इंटरेस्ट के चलते उन्होंने करीब 17,800 रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए थे। 1810 में उनके द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ कलर्स ने तो प्रकृति को देखने के तरीके ही बदल दिए थे। विज्ञान और साहित्य का ऐसा अनोखा संगम एक ही व्यक्ति में खोजना वैसा ही है जैसे समुद्र में मोती। इसीलिए वॉन गोथ के सम्मान में जर्मन मैन ऑफ लेटर्स में इनका और जर्मन राइटर व इनके मित्र शिलर का स्टैच्यू एक साथ लगाया गया है। यूनेस्को ने भी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में वॉन गोथ के हस्तलिखित कार्यों को संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, आज हमारे देश के ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिनकी उम्र आज भले ही ढल गई हो, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में उनका योगदान आज भी जवां है और शायद हमेशा रहेगा भी। हम बात कर रहे हैं जाने माने भौतिकविद प्रोफेसर M.G.K. मेनन की। वो आज उम्र के इस पड़ाव पर भी देश के वैज्ञानिक रणनीतियों में बतौर पॉलिसी मेकर जुड़े हुए हैं। मेनन जी का जन्म आज ही के दिन 1928 को हुआ था। इन्होंने लगातार पिछले 4 दशकों तक देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। Is what we need most of all in this age of globalization. It has been part of the Indian tradition to have harmony as an essential component of life. Harmony within oneself, in the spirit of each individual, and harmony in relation to what is without, what is outside, the reality. इसके अलावा मेनन जी ने मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत में भी खास रोल अदा किया है। इस संस्थान की नींव उनके मार्गदर्शक होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में रखी थी। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से पार्टिकल फिजिक्स में PhD पूरी करने के बाद 1955 में इन्होंने भाभा के कहने पर टाटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और ये जुड़ाव अगले 5 दशकों तक चला।
इसी बीच भाभा जी की अचानक मौत के बाद 1966 में इन्हें संस्थान का निदेशक बना दिया गया। वैसे उन्होंने ये जिम्मेदारियां 33 साल की उम्र से ही संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि होमी भाभा अपना ज्यादा वक्त देश को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाने में दे रहे थे। टाटा इंस्टीट्यूट में मेनन जी ने मूलभूत कणों यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करने के लिए कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने शुरू किए। ये वो पावरफुल किरणें होती हैं जो अंतरिक्ष से धरती पर आती हैं, लेकिन उन्हें साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बलून फ्लाइट एक्सपेरिमेंट में भी मेनन जी का योगदान काफी एक्टिव रहा है। इस वक्त प्रोफेसर मेनन देश के प्रतिष्ठित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में विक्रम साराभाई फेलो भी हैं। इसके अलावा मेनन जी कई दूसरे वैज्ञानिक शोध संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। देश में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के सम्मान में ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा है। 2008 के आखिर में इनके सम्मान में एस्ट्रॉइड 7564 का नाम गोकू मेनन रखा गया था। आज देश के इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मार्गदर्शक को इनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. दोस्तों, ये डायलॉग था फिल्म फाइट क्लब से और हमारी अगली पर्सनैलिटी है इसी फिल्म के डायरेक्टर डेविड फिंचर। फाइट क्लब के अलावा इन्होंने 7, पैनिक रूम, ज़ोडिएक और द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू जैसी कई थ्रिलर्स के लिए जाना जाता है। फिंचर को बेस्ट डायरेक्टर एकेडमी अवार्ड, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। फिंचर ने फिल्म बनाना 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। 18 साल के होने पर इन्होंने जॉन कोर्टी के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद फिंचर ने जॉर्ज लूकस स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी के साथ काम किया। यहाँ इन्होंने रिटर्न ऑफ द जेडाई और इंडियाना जोन्स जैसी कई बड़ी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया। 1984 में फिंचर ने ये कंपनी भी छोड़ दी और अपने करियर की शुरुआत की बड़े बजट वाले म्यूजिक वीडियो को बनाने के साथ। फिंचर की पहली फिल्म एलियन 3 ने डिफिकल्ट प्रोडक्शन की ओर इशारा किया। फिंचर ने अपनी वापसी फिर से म्यूजिक वीडियो की तरफ कर ली। 1995 में एक बार फिर से फिंचर ने सिनेमा की तरफ रुख किया फिल्म 7 के साथ। इस फिल्म में 2 जासूस 7 खून कर चुके सीरियल किलर के बारे में पता करते हैं। When you set out to make a movie, it doesn't happen exactly the way you have it in your head. There is this exploration, there is this evolution, there's this unfolding or revealing of the material. फिंचर के मूडी स्टाइल में ये फिल्म परफेक्ट मैच कर रही थी, जिसके बाद 1999 में इन्होंने फाइट क्लब के साथ अपनी स्किल्स का अंदाजा दुनिया को करवा दिया। अब उन्हें थ्रिलर बनाने में मजा आ रहा था, इसीलिए 2002 में पैनिक रूम और 2007 में इन्होंने ज़ोडिएक जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन 2008 में फिंचर ने इन सब से अलग कुछ पेश किया। ये फिल्म थी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। इस फिल्म ने ही फिंचर को उनका पहला ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर दिलाया था। My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger, all alone. फिल्म बनाने में फिंचर की सोच अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी थी और फिर 2010 में एरन सॉर्किन द्वारा फेसबुक के जन्मदाता मार्क जकरबर्ग पर लिखी गई फिल्म द सोशल नेटवर्क को बनाया गया। इसे भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। साथ ही फिंचर को गोल्डन ग्लोब और 3 एकेडमी अवार्ड भी मिले। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से डेविड फिंचर को उनके जन्मदिन की बधाई और आगे आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी गुड विशेस।
साथ अब मेरे चलने का तो टाइम हो गया है। अभी अपनी दोस्त बबीता जैन को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,